नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर में से है यूपी के जो स्कूलों की बंदी है, वो एक राष्ट्रीय विषय का मुद्दा है। सोचिए 26,000 स्कूल जो हैं यूपी में मर्ज के नाम पर बंद किए जा रहे हैं। कहा जा गया कि जो 50 से ज़्यादा कम छात्र वाले स्कूल होंगे उनको मर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच जो थी उसने कहा कि ठीक है फैसला। अब लखनऊ बेंच ने सीतापुर वाले मर्जर पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और रंगीला से सांसद भी हैं अपने पार्टी के। उन्होंने पटना में कहा कि हम इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहते और अगर सरकार स्कूल नहीं चला रही है, जो बिल्डिंगें बनी हुई है, तो हमको स्कूल दे दिया जाए, हम उस स्कूल को चलाएंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर स्कूल को मर्ज किया जा रहा है तो ये पीडीए के जो लोग हैं वो इस स्कूल को चलाएंगे। सोचिए 16,000 स्कूलों का मर्जर। कहा जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद 2010 के बाद लगभग 90,000 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में कौन लोग पढ़ने वाले थे? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीबों के ज़्यादातर बच्चे हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो मजदूरी करके रोज कमा खाकर जो लोग गुजारा करते हैं, उनके बच्चे जो हैं लाचार और बेबस रह जाएंगे। मेरे लिए बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं लगातार स्कूलों के मर्जर पर खबर दिखा रहा हूं। और सोचिए, ये भी आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। पहले था कि एक जापान की हम लोग कहानी पढ़ते थे, सच है कि झूठ है, कि एक बच्ची रोज स्कूल जाना था और उस रूट पर ट्रेन चलता था, एक ही उस स्टेशन से एक ही पैसेंजर बैठता था और वो लास्ट पैसेंजर स्टेशन था। उसके बाद भी जापान सरकार ने तब तक वो ट्रेन चलाया जब तक वो बच्ची वहां से स्कूलिंग शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ 50 बच्चे से कम है किसी गांव में तो उसको बंद कर देंगे आप? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकारें इसीलिए होती है कि स्कूल बंद कर दिया जाए? कहा जा रहा है कि उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाएगा और शिक्षा दी जाएगी, कुछ इस तरह की। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग आपके सामने जो आज बोल रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के ज्यादातर लोग आज जो स्कूल कॉलेज की वजह से, सरकारी स्कूल कॉलेज की वजह से ही नासा, इसरो, आईआईटी, इंजीनियरिंग में है। और सोचिए किस तरह से जातिवाद, मनुवाद इस देश पर हावी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के, एससी, एसटी के सीटें खाली हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सीटें खाली नहीं है। तो यही आरएसएस की साजिश है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक नेता, अल्पसंख्यक तो बहुत कम है, जो दलित पिछड़े नेता हैं, अगर वो बीजेपी में हैं तो क्या वो लोग इन सब सवालों पर बात नहीं करते हैं? चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे निषाद जी हों, कम से कम आरएसएस से उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन जो बीजेपी में दलित पिछड़े हैं, क्या उनकी राजनीति बचेगी? कल जब आपके समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक का वोट ना, स्कूल ही नहीं जाएंगे, उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना ही नहीं रहेगी, तो आपकी राजनीति कैसे बचेगी? आज जो आपको गठबंधन में जगह मिल रही है, आज जो बीजेपी आपसे गठबंधन कर रही है, वो इसलिए कि आपका समाज आपके साथ है, उनकी जागरूकता है। और आप उन समाज के स्कूलों को बंद होते हुए देख रहे हैं। और आप सरकार, आज राजभर साहब को, अनुप्रिया जी को, निषाद जी को कहना चाहिए और तमाम बीजेपी में जो शोषित वंचित समाज के विधायक हैं, उनको कहना चाहिए कि हम नई सरकार का समर्थन करेंगे, आप स्कूल शुरू कीजिए। आप लोग क्या करेंगे जीवन में? विधायक बन के अरबों खरबों रुपया भी कमा लेंगे तो क्या करेंगे? क्या ले जाएंगे? क्या आप अमर होने आए हैं? लेकिन अगर आप सामाजिक आंदोलन के लिए अगर आप काम करेंगे, खाना सबको मिल रहा है, रोजी रोटी, आप विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, आप आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं? कितना जरूरी है एमएलए एमपी बनना?
अगर आपके देश को बर्बाद, सोचिए देश के नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, स्कूल चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो दे दीजिए चंद्रशेखर आजाद को स्कूल जो भीम आर्मी चलाना चाहती है, दे दीजिए अखिलेश यादव को स्कूल। लेकिन सवाल है कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, इस पर बात तो होनी चाहिए। 50 नहीं, 2 भी छात्र है तो भी आप स्कूल चलाइए, एक टीचर रखिए। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रेन, सारी सरकारी कंपनियां बंद करने का मतलब है कि इस देश के वो लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनके पास पैतृक संपत्ति नहीं है, जो बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, वो सब पिछड़ जाएंगे। और यही जातिवाद मनुवाद है, यही आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी है। तो यूपी में स्कूल बंद किया जा रहा है, बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। अब सोचिए दलित पिछड़ों के नाम ही कट जाएंगे तो दलित पिछड़े जो आज नेता हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि क्या हम मरे हुए लोगों का नाम रहने दे वोटर लिस्ट में, तो मरा हुआ आदमी कैसे वोट डाल देगा? आप बताइए। वो कह रहे हैं, और सवाल है, अगर 60 लाख वोटर फर्जी हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं तो 1-1 लाख भी मान ले तो 40 लाख, तो पिछला चुनाव रद्द कराइए। आपने लोकसभा चुनाव के समय ये प्रक्रिया क्यों नहीं कराई? ये नया मेथड अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बढ़े, दिल्ली में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ाया गया, मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया, अब बिहार में घटाया जा रहा है। तो वोटर लिस्ट की पूरी प्रक्रिया जो है वो सख्ते में है, शक के दायरे में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो सोचिए अगर वोटर लिस्ट से भी नाम कट गया तो भी बहुजन समाज को, कुछ जेडीयू के सांसदों ने बोला है इस बात को। अब उस पर दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। सोचिए राजनीतिक रूप से जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ रही है, कांग्रेस ओबीसी सम्मेलन कर रही है दिल्ली में कल तालकटोरा में, बिहार में, यूपी में, ये सोचिए 80 लोकसभा की सीट है, 40 लोकसभा की सीट है, झारखंड में 14 लोकसभा की सीट है, तो 150 के करीब सीट तो इन्हीं यूपी, झारखंड और बिहार से, जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच लड़ाई है, ये बिल्कुल सोची समझी लड़ाई है। यूपी में इसी तरह से मान्यवर कांसी राम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया गया, और आज बीएसपी भी सत्ता से बाहर है और समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर है। और समाजवादी पार्टी तब 37 सीटें जीत के आई जब उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। अब यही मनुवादी साजिश बिहार में हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो भी पिछड़े समाज से हैं, यादव समाज से हैं, सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है, वो भी पिछड़े समाज से, नीतीश कुमार को यादव, रामविलास जी, नीतीश जी, और लालू यादव को पहले लड़ाया गया, ये लोग लड़े, शरद यादव। सोचिए कभी आपने देखा बीजेपी में वाजपेयी, आडवाणी और जोशी में लड़ाई हो? वो तीनों ब्राह्मण समाज से थे और इसलिए उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री बना। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, जोशी शिक्षा मंत्री बने। तो बहुजन समाज के नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो कभी भी सत्ता में शीर्ष पर, सोचिए अगर रामविलास जी, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी एक साथ होते तो कोई मुख्यमंत्री होता, कोई प्रधानमंत्री होता और देश की राजनीति अलग होती। मुलायम सिंह यादव, मायावती और कांसीराम साहब एक होते, आज अखिलेश यादव, मायावती जी, चंद्रशेखर एक हो। तो बहुजन नेताओं का आपसी मनमुटाव ज्यादा है। बिहार में भी अब पिछड़ों को लड़ाने की कोशिश है, क्योंकि आरएसएस को लग गया है कि अगर तमाम दलित पिछड़े एकजुट हो गए तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं लगातार बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जो सामाजिक आंदोलन से निकले हों, जिन्होंने सड़कों की खाक छानी हो, जो लगातार समाज के अधिकार और उनके राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार के लिए सजग हो और बोलते हों। और बहुजन समाज के नेताओं को, लोगों को, अगर आप स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करने वालों को वोट दें। लेकिन सोचिए शिक्षा बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं कि अपने ही लोग को नीचे दिखाना, अपने ही लोग का टांग खींचना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। देश भर में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो समाज लाचार है, बेबस है, गरीब है। एक बाबा साहब का वोट का अधिकार था जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। आपस में इनके नेता इतने लड़ झगड़ रहे हैं कि फिर से
एक कहावत नहीं है, एक रोटी थी और वो रोटी बिल्ली लेकर आई थी और दो बंदर था और वो कहा कि हम बंटवारा करते हैं। दोनों बंदर में बिल्ली दो लेकर आई थी रोटी और बंदर ने कहा बंटवारा, और वो जानबूझ के कम बेसी तोड़ता था और वो दोनों बर्बाद हो गए और रोटी कोई और खा गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलित पिछड़े नेताओं को लगातार लड़ाया भिड़ाया जाता है, इसलिए आप लोग सावधान रहें, सजग रहें और आपस में लड़े नहीं। बहुजन समाज को अपने नेता ऐसे चुनने पड़ेंगे जो सड़कों से निकले हो, आंदोलन से निकले हो। हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे करोड़ों लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और आपकी सामाजिक राजनीतिक चेतना से हम आपको लैस करें और आपके जो हक अधिकार की बात है वो आप तक पहुंचाए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए। ये आपके नस्लों की लड़ाई है, आपके संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है और ये मजबूत भारत की लड़ाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।